हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का टॉपिक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आईएनसी की फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी और उसके जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम उनके अपोजिट में जो आए थे दोज वर रेडिकल्स। इनकी जो आइडियोलॉजीज थी टोटली अपोजिट थी मॉडरेट से। तो इनके सिद्धांत के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। दे हैव लॉस्ट फेथ इन द मेथड ऑफ मॉडरेट्स। तो वो उनको जो मॉडरेट्स के मेथड थे उस पर उनको विश्वास नहीं रह गया था अब, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुली पटिशन से प्रेयर करके सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स से मनवाते थे। और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे क्योंकि ये जो प्रोसेस था मॉडरेट का बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि वो मांग रहे हैं हर चीज़ को भीख की तरह ब्रिटिशर्स के साथ। और उसके कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया था इंडियंस के बीच में। गोरे और काले का भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गया था। और ब्रिटिशर्स जो थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी फॉलो कर रहे थे। और दूसरा था, इनका जो मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आइडियोलॉजीज उनकी एजिटेशन पर बिलीव करते थे। एजिटेशन का मतलब है यहाँ पर आंदोलन और नारेबाजी पर। तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उग्र दिखाते थे, बहुत ही ज़्यादा आंदोलन में क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करते थे। और इनका सोचना था कि स्वराज इज़ देयर नेचुरल राइट, ये उनको जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ब्रिटिशर से हमको हर चीज़ भीख में नहीं चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके लिए बाल गंगाधर तिलक आए जिन्होंने स्लोगन दिया, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक ने रेडिकल्स के टाइम में दिया था। अब इसके मेन लीडर्स जो हैं वो हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आप इन तीनों के ट्रायो के फॉर्म में लाल बाल पाल के फॉर्म में जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और इनके साथ थे अरबिंदो घोष। तो ये चार लीडर्स इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। आगे इनने मेथड्स क्या अडॉप्ट किए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, दे बिलीव इन एजिटेशन टू अचीव गोल। वो हमेशा हर चीज़ के लिए आंदोलन छेड़ते थे, नारेबाजी करते थे, तो अपनी बात मनवाने के लिए। और यहाँ पर उनको ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल और कल्चरल एक्टिविटीज़ से ये जो मासेस थे, जो हमारे इंडियन पीपल थे, जो कुछ नहीं जान रहे थे उस टाइम पर, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो लोअर तबके के लोग थे, जो अनएजुकेटेड थे, उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स महाराष्ट्र में चलाए, जो कि लीड कर रहे थे तिलक। और स्वदेशी सॉन्ग और थिएटर्स जतरा जो कि बंगाल के अंदर है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वो करने लगे, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागे। और उनका मानना था कि टू मेक प्रेशर ऑन ब्रिटिश इज टू मेक देम एक्सेप्ट द डिमांड। अगर हम ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाते रहेंगे तो ही वो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगी। तो इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेथड आया था वो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। और ये एनकरेज किया था आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया को प्रेरित किया था इसमें। चाहे वो सामान बनाने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, हमारी खुद की इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कराने के लिए हो, हमारी लैंग्वेज को आगे रखने के लिए हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने, इन सारे लीडर्स ने, रेडिकल्स ने मिलकर एनकरेज की। और उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे जो भी ब्रिटिशर्स की तरफ से सामान लाया जा रहा है, ऑफिसेज हैं, और एजुकेशन सिस्टम को भी वो बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ जो भी सामान, जो भी हमारे पास गुड्स था ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर्स गुड था, वो सब क्या करते थे, आंदोलन के फॉर्म में या फिर गुस्से में आके कोई डिमांड पूरी नहीं होती थी तो उनकी बॉन फायर कर देते, उनको जला देते थे। ठीक है, और ये उनका एंगर शो करता था टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स। और अलग अलग जगह पे इंडिया के पार्ट्स में जहाँ पर कि ब्रिटिश स्कूल्स थे और भी ऑर्गेनाइजेशन थी, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज को बॉयकॉट किया और ज्वाइन किया नेशनल मूवमेंट्स को। और साथ ही साथ इंडिया को कन्विंस किया, घर घर जाके, डोर स्टेप्स पे जाके,
कि मेड इन इंडिया जो सामान है वही हम यूज़ करें। और हमारी जो ये आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, इस पर हमारे देश के भी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज सामने आई एंड लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। ये तो हो गया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, दैट वाज द सेकंड मेथड विच वाज पैसिव रेजिस्टेंस मेथड। तो इसको पैसिव रेजिस्टेंस मेथड टू द ब्रिटिश रूल कहा जाता था, क्योंकि हम नॉन पेमेंट, कोई भी पेमेंट हम नहीं करते थे टैक्सेस के फॉर्म में या रेवेन्यूज़ के फॉर्म में, जब एंगर बहुत ज़्यादा हो जाता था और ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिशें करने लगते थे। और इसके लिए कुछ एसोसिएशंस बनाए थे। वन वॉज स्वदेशी समाज, वंदे मातरम संप्रदाय, ये दो एसोसिएशंस बने थे। और उस टाइम में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी जो हमारी चीज़ों को आगे रखने के लिए, पैसिव रेजिस्टेंस अडॉप्ट करने के लिए, नॉन वायलेंट या फिर रेवोल्यूशनरी मेथड जो एक्टिविटीज़ कर सकते थे, उनके लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें कि दो मैं इंपॉर्टेंट नाम बताना चाहूँगी, अनुशीलन समिति और मित्र मेला। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, MCQs के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने रेडिकल्स के जो भी बिलीव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, मेथड्स थे, ये हमने फॉलो किए, देख लिए, समझ लिए। अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट लेड टू रेडिकलिज्म। एक्सट्रीमिस्ट इतने ज़्यादा उग्र क्यों हो रहे थे, इतने ज़्यादा क्यों इसको प्रमोट करने के लिए नारेबाजी या आंदोलन, एजिटेशन क्यों कर रहे थे। फर्स्ट वॉज दी नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम में, फेमाइन जो कि भुखमरी के टाइम में, या फिर अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, उस टाइम में हमारे जो इंडियंस की इकोनॉमी थी वो एक्सप्लॉइट होती थी बाय दी ब्रिटिशर्स, और वो कोई भी हमारी आर्थिक मदद या फिर किसी भी तरीके से मदद नहीं करते थे। फेमाइन के टाइम स्पेशली जब भुखमरी होती थी, यहाँ से सामान ले जाके वो एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियंस को, लेकिन जो खाने की चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं हमारे लिए वो कमी हो जाती थी, कम हो जाता था, ठीक है ना। तो फेमाइन के कारण करीबन 90 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर इसके बाद आता है जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मॉडरेट्स की मेथड से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड से, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मॉडरेट्स 3 P's पे वर्क करते थे, प्रेयर, पेटिशंस एंड पीस, ठीक है। अब इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इंटरनेशनल इवेंट्स का। इंटरनेशनल इवेंट्स में जो लीडर्स थे बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हो रहे थे बाहर के लोगों से, ताकि वो लीडर्स जो कि ब्रिटिश के थे उनको ओवरथ्रो कर पाए इंडिया से। दैट वर द लीडर्स दैट वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, चाइना, बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका। ये सब उनको इंस्पायर कर रहे थे और उनको भड़का रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हम इनकी तरह बाहर फेंक सकते हैं। डिफीट ऑफ रशिया इन रूसो जापान वॉर इन 1905, ये भी इंटरनेशनली हो रहा था ये सब चीज़ें। फिर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किया दैट वाज दी लॉर्ड कर्जन रूल। लॉर्ड कर्जन रूल वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर इंडिया। नाइटमेयर का मतलब हो गया एक बहुत ही खराब, बुरा सपना, जैसे इंडिया के लिए देखा हो हम सभी ने। तो यहाँ पर उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जिस पॉलिसी पे लॉर्ड कर्जन वर्क करते थे, वो टाइट करना चाहते थे ब्रिटिश कंट्रोल को हमारे ऊपर और हमारी पॉलिसीज़ को, और इंडियंस को वीक करना चाह रहे थे। और इसको जो भी इंडियन कंट्रोल है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव्स में, कॉर्पोरेशन में, वो अलग अलग चीज़ें पास करके हमारा जो अधिकार है, इंडियंस का अधिकार है, वो कम करना चाह रहे थे। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। कलकत्ता कॉर्पोरेशन इन 1899 ही रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन यूनिवर्सिटी बॉडी। तो यूनिवर्सिटी बॉडी में भी उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट लगाया 1904 में, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो हाफ कर दिए गए थे। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में उन्होंने कंट्रोल और कॉर्पोरेशन का पास कर दिया था रूल, जिसमें कि जो इलेक्टोरेट्स थे, जो इंडियंस थे, वो भी कम हो गए थे। फिर इसके बाद आया सेडिशन एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि 1904 में था, विच कर्व्ड द फ्रीडम ऑफ पीपल एंड प्रेस। कर्व्ड का मतलब है यहाँ पर जिन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब बिल्कुल ही कम कर दिया, द फ्रीडम ऑफ पीपल एंड प्रेस। और जो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रूल अगर वो बना रहे हैं तो वो इंडियंस तक नहीं आ रहा है, और गलती से किसी ने अगर वो बात शेयर कर दी, वो
अगर किसी कारण से उनको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो उनको पनिश किया जाता था अंडर दिस सेडिशन एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट रूल. And the last one was the partition of Bengal. That is like a nightmare of the Indian leaders. और Indian leaders इसको डे ऑफ मोर्निंग कहते हैं. मोर्निंग का मतलब है यहाँ पर जिस दिन शोक मनाया गया. ठीक है, इसको शोक दिवस के नाम से भी घोषित किया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा. तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज दी मेजर थ्रेट टू अवर इंडियन यूनिटी. ठीक है, अब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रेडिकल्स के अचीवमेंट सबसे पहले था यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. तो ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जब आया तो ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक व्यवस्था थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो थोड़ा सा कम हो गया था. वो थोड़ा सा हर्ट हो गए थे, उसको आहत पहुंचा था कि सब लोग अब स्वदेशी अपना रहे हैं और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं. और कुछ नए प्रोग्राम्स भी आए थे जो इतने सिंपल थे कि चाहे वो रिच हो चाहे एजुकेटेड हो, कोई भी इंडियन मास उस टाइम के थे वो आसानी से उसको समझ पा रहे थे और उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे. फिर है दे हैव द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. जो इंडियंस थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम अपने स्वराज के लिए फाइट कर सकते हैं. स्वराज मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सकती है. और उनका जो ये रेडिकल्स ने विश्वास था, बिल्कुल हिला नहीं सकते. अनशेकेबल का मतलब है हिला नहीं सकते. इतना ज़्यादा पूर्ण स्वराज की तरफ उनको अग्रसर किया, उनको डायरेक्ट किया. और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ. तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में पार्टीशन ऑफ बंगाल. और यहाँ हम हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो in the comment section. Also share it with your friends and family, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the future notification. See you in the next video and new topic. Thank you for watching.